तो दोस्तों नमस्कार, ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस समय भारत और बांग्लादेश का रिश्ता एक तनावपूर्ण मोड़ से गुजर रहा है। इसी में भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद कर दिया है, एंड कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी क्या है, कब शुरू की गई थी, क्यों बंद की गई और बंद करने का प्रभाव भारत और बांग्लादेश दोनों पर कैसा पड़ेगा और उसके बाद हम इस दिशा में आगे और क्या कर सकते हैं या क्या करने की हमको ज़रूरत है। लेकिन उसके पहले जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, पहले हम दो प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा जीएस पेपर 2 से है, जो आईआर और इकोनॉमी से संबंधित है। प्रश्न ये है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इसको थोड़ा सा शब्द को ध्यान रखिए, अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें इसका भी प्रयोग किया जाएगा। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एक्ट्स एज अ लेवर फॉर स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी in light of India's recent decision to withdraw the transshipment facility for Bangladesh, analyze how domestic economic interests and national security concerns influence bilateral trade politics। आर्थिक कूटनीति रणनीतिक सुरक्षा के लिए एक उत्तोलक के रूप में कार्य करती है। बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस लेने के भारत के हालिया निर्णय के आलोक में विश्लेषण करें कि घरेलू आर्थिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं द्विपक्षीय व्यापार नीतियों को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा जीएस पेपर 3 के लिए है, यह इंटरनल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज ऑफ द सिलीगुड़ी कॉरिडोर in the context of recent geopolitical shift in Bangladesh। How does infrastructure weaponization, एक शब्द ये भी ध्यान में रखिए, infrastructure weaponization like denial of transit serve as a counter measure in modern statecraft। ठीक है, बांग्लादेश में हालिया भू राजनीतिक बदलावों के संदर्भ में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीतिक कमजोरियों पर चर्चा कीजिए। आधुनिक शासन काल में बुनियादी ढांचे का हथियार के रूप में उपयोग, जैसे कि पारगमन से इनकार, किस प्रकार एक प्रति उपाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी क्या थी। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को ख़त्म करने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते अभी तक कोऑपरेशन के थे, वह यह माना जा रहा है कि अब हमारे रिश्ते कैसे हो गए, कम्पिटिटिव नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यह 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर्स थे, खास करके जो गारमेंट के एक्सपोर्टर्स थे, उनके लिए भारत ने दिल्ली का जो एयर कार्गो पोर्ट था उसको ओपन किया था कि बांग्लादेश के एक्सपोर्टर अपना सामान वहाँ पे ला सकते हैं और वहाँ से फिर किसी अन्य कंट्री में बेच सकते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कुल मिलाकर के यही थी। मान लीजिए ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, तो दिल्ली के एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स अपने कपड़े ले आते थे और यहाँ से फिर वेस्टर्न कंट्रीज और अन्य कंट्रीज में अपने सामान को बेचते थे, हवाई जो रास्ते हैं उनके माध्यम से। तो भारत ने इसको क्या किया, इसको बंद कर दिया, कहा कि अब हम आपको ये फैसिलिटी नहीं देंगे। ठीक है, अब इसके पीछे कारण क्या था, इसके कई मायने हैं, उसको अभी हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने फॉर्मली इसको विथड्रॉ कर दिया। विथड्रॉ करने से हुआ क्या, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब दिल्ली से वो अपना माल नहीं बेच पाए तो उन्होंने अपने माल को क्या किया, या तो कोलंबो डाइवर्ट किया या फिर सिंगापुर डाइवर्ट किया, यहाँ से अपने माल को थर्ड कंट्रीज में ले जा करके बेचे। तो इससे क्या हुआ कि एक तो इनका समय ज़्यादा लगा
ठीक है, समय ज़्यादा लगा और उसके साथ साथ इनका कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, उनका जो माल है, उनके सामान की कीमत बढ़ गई, जिससे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उनके सामान की जो मांग है वो घट गई, क्योंकि महंगी हो गई, लोग उसका डिनायल करने लगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके पीछे कारण क्या था, इंडिया ने विड्रॉ क्यों किया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को। पहला कारण तो ऑफिशियल कारण है। भारत ने यह कहा कि बांग्लादेश के 20 से 30 ट्रक कपड़े डेली दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से वहां बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो घरेलू एक्सपोर्टर हैं, हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं, उनको सुविधाजनक व्यवस्थाएं हम नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। ठीक, इसकी वजह से जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं, जो इंडियन गारमेंट्स हैं, उनका जो कंपटीटिवनेस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उनका जो माल की कीमत है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका कंपटीटिवनेस कम हो रहा है। दूसरी तरफ जो हमारा अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इन्होंने भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि इस ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी की वजह से हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, इनको वहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है अपने सामान को रखने के लिए, और जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड है विश्व में, विश्व मार्केट में, वो डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय अधिक लग रहा है, इसकी वजह से हमारे सामानों की कीमत बढ़ जा रही है। तो ये दो कारण जो थे, ये तो ऑफिशियल कारण बताया गया भारत सरकार के द्वारा। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को विथड्रॉ किया गया, उसके पीछे स्ट्रेटेजिक कारण कौन कौन से, उसका स्ट्रेटेजिक डायमेंशन क्या है। सबसे पहला तो जो वहाँ के बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, और यदि उनको समुद्री रास्ता लेना है, समुद्र में जाना है, तो बांग्लादेश ही एकमात्र साधन है। उन्होंने खुद को क्या बोल दिया, ओनली गार्जियन ऑफ द ओशियन। ठीक, जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था। उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि उस क्षेत्र में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भी अपने यहाँ न्योता दे दिया कि चाइना जो है आकर के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। तो इसकी वजह से भी भारत को गुस्सा आया कि आप जो है चाइना को क्यों इनवाइट कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश के बहुत सारे जो लीडर्स हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम जो 7 सिस्टर्स है इंडिया का, उसको हम भारत से अलग कर देंगे। तो यह इस तरह का जो स्टेटमेंट है, इस तरह की जो एक्टिविटी है भारत बांग्लादेश के नेताओं के द्वारा, यह भारत को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा, भारत को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने सबक सिखाने के लिए एक कदम उठाया, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था। तो उसके तहत भारत ने क्या किया कि भाई अभी जो ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हमने दिया, अब इसको ख़त्म करो। इससे होगा क्या कि अब जो बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए मुसीबत होगी। दूसरा, इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे कि जो ये चिकन नेक है हमारा सिलीगुड़ी वाला, ठीक है, यहाँ पे एक जगह है लाल मुनिर हाट, यहाँ पे बांग्लादेश का एक एयर बेस है। तो बांग्लादेश इस एयर बेस को मजबूत करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए, इसका पुनरुत्थान करने के लिए क्या किया, चाइना को न्योता दे दिया कि आप इसका पुनरुत्थान करिए। सीधी सी बात है, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है। यदि यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस होगा तो यह भारत के लिए एक खतरे की घंटी के समान होगा। तो इस तरह से, इस वजह से भी भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए ये एक छोटा सा कदम उठाया है। उसके बाद द विड्रॉल सर्व एज द डिप्लोमेटिक सिग्नल्स, जैसा कि हमने कहा कि यह एक भारत का रुख दिखाएगा बांग्लादेश को, इस तरह से जो विड्रॉल किए गए हैं। क्योंकि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इस तरह से आप समझ लीजिए, जो लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन है, वो भारत से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से, भारत के ही माध्यम से बांग्लादेश अपने सामानों को नेपाल, भूटान, इन सब देशों में, या जो हमारे नॉर्थ के कंट्रीज हैं वहाँ पे
यूएसएसआर वाले रीजन तक ये अपने सामानों को भेजता था। हालांकि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है यह बांग्लादेश के लिए बंद है, बल्कि भूटान और नेपाल के लिए अभी भी ओपन है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या होगा इस बैन का, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस तरह का जो फैसिलिटी है अगर जब ख़त्म की जाएगी तो जो बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उनको इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचने के लिए समय लगेगा, जिससे उनका कॉस्ट बढ़ेगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका कंपटीटिवनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ ही जो भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं इनके लिए अब दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर भी इनके लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, इनको अपना सामान इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने के लिए कम समय लगेगा, और जिससे इनका कॉस्ट नीचे आएगा और इंटरनेशनल मार्केट में इनका कंपटीटिवनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे हमारे भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फायदा होगा। उसके साथ साथ रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन पे भी एक धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश यह एक एडवांटेज लेता है कि वो किसी भी कंट्री में अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो वह भारत के साथ मिल करके भारत में अपने सामान को भेज करके फिर वहाँ से पूरी दुनिया में भेजता था, जो उसका इंटीग्रेशन है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। ठीक, अगर हम इसमें बात करें कि हम इस दिशा में क्या आगे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जैसा कि भारतीय सरकार ने कहा, भारत सरकार ने ये कहा कि कंजेशन की वजह से, हैवी कंजेशन की वजह से दिल्ली, जो हमारा दिल्ली एयर कार्गो टर्मिनल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से हमने विड्रॉ किया। तो अगर यह सही बात है कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जा रही है, तो इसका असर तो भारत के एक्सपोर्टर पर भी पड़ेगा। मतलब अगर वहाँ पे ज़्यादा कंजेशन है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए भी यह एक चिंताजनक विषय है। तो भारत को करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो जो ये हमारा दिल्ली एयर कार्गो है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और इसको जो है, जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स हैं इनके लिए सुविधाजनक बनाना पड़ेगा, पहला उपाय। दूसरा ये कि जो हमारा दिल्ली एयर कार्गो टर्मिनल है, हम केवल दिल्ली पर ही अपना पूरी निर्भरता ना रखें, दिल्ली के अलावा हम अपने इंडिया का जो ईस्टर्न क्षेत्र है वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ का भी एयर कार्गो टर्मिनल के रूप में उसको अपग्रेड करें। जैसे कि कलकत्ता हो गया, ठीक है, गुवाहाटी हो गया, भुवनेश्वर हो गया, या फिर नीचे चेन्नई हो गया, ठीक है। तो इन सब एयरपोर्ट्स पर भी हमको एयर कार्गो को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारे ईस्टर्न कंट्री के ईस्टर्न एरिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी आसानी से सुविधा मिल सके, वो भी अपने माल को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत आसानी से भेज पाएँ। उसके साथ साथ एक काम और करना चाहिए कि बैन जो इंडिया ने लगाया बांग्लादेश के ऊपर, इस बैन की जगह पे इंडिया को क्या करना चाहिए कि अपनी फीस बढ़ा दो, पैसा ज़्यादा बढ़ाओ, उनको सुविधा दो, लेकिन उनसे अच्छी खासी फीस हम वसूलें, जिससे क्या होगा कि हमारा दोहरा लाभ होगा और इससे हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव भी हैं, अल्टरनेटिव रूट्स भी हैं जिसको हमको करना चाहिए। अगर हम जो हमारा एयर रूट है, अगर वो वहाँ पे ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, वहाँ पे असुविधा हो रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको समुद्री मार्ग को अपनाना चाहिए। समुद्री मार्ग से अगर हम माल को इंटरनेशनल मार्केट में भेजेंगे, एक तो समुद्री रास्ता जो होता है वो सस्ता होता है, और चूंकि इंडिया का कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है, तो हमारे पास समुद्री पोर्ट, जो हमारे पोर्ट्स हैं, उनको भी डेवलप करने का हमारे पास पूरा का पूरा स्कोप है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो मान लीजिए ये हमारा 7 सिस्टर्स वाला एरिया है और यहाँ बीच में ये बांग्लादेश आ जाता है, तो ये इसका मानना ये है कि अगर 7 सिस्टर्स में से किसी भी राज्य को समुद्र में जाना है तो उसको बांग्लादेश हो करके आना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इधर से भी हम म्यांमार से भी इधर से भी आ सकते हैं, या फिर हम यहाँ से अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए हम अपने मेन लैंड में आ जाएं, और उसके बाद फिर हमारा जो कोस्टल एरिया है, मान लीजिए विशाखापत्तनम हो गया, चेन्नई हो गया, पुडुचेरी हो गया, यहाँ पे हम अपने माल को भेज करके सीधा समुद्री मार्ग अपना करके हम
जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वहाँ पे जा सकते हैं। और साथ ही अगर हम दिल्ली तक आ गए हैं तो दिल्ली से हम यहाँ पे गुजरात पहुँच सकते हैं। गुजरात का पोर्ट लेकर के हम वेस्टर्न कंट्रीज में अपने माल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो अल्टरनेटिव रूट है वो यह है कि हमको जो एयर पे डिपेंडेंसी है उसको हमको कम करना चाहिए, और जो हमारा समुद्री मार्ग है हमको इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारा कोस्टल शिपमेंट है, जो हमारे पोर्ट्स हैं, उसको अगर हम अच्छे तरह से डेवलप कर पाएँ एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे हमको गाढ़ी कमाई भी हो सकती है। हम उन पोर्ट्स का अन्य देशों के एक्सपोर्ट के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें आगे और हमको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जो भी बैन लगा है उसका हमको पीरियाडिक रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, या फिर हमारा जो एक्सपोर्ट की कंडीशन है, जो हमारे कार्गो की कंडीशन है, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, उनका जो कंडीशन है, साथ में जो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनका क्या कंडीशन है, वो उनका उत्पादन कितना हो रहा है, उनकी क्षमता कितनी है, इन सब चीज़ों का हमको असेसमेंट करना चाहिए और उसी के हिसाब से हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो एक पीरियाडिक रिव्यू तो इस बैन का करना चाहिए कि इस बैन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत भी इसका बुरा प्रभाव झेल रहा हो। एक तो इसका रिव्यू करना चाहिए पीरियाडिक। साथ में जो हमारे घरेलू एक्सपोर्टर्स हैं, गारमेंट के जो हमारे घरेलू एक्सपोर्टर्स हैं, इनकी क्षमता का आकलन करना चाहिए कि ये कितने वॉल्यूम में हर साल प्रोडक्शन कर रहे हैं, और यदि उनके वॉल्यूम के हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी रेगुलरली जो है मॉनिटर करना है और उसको जो है डेवलप करना है। उसके साथ साथ एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी समय पर जो एक्सपोर्ट है, इंडियन एक्सपोर्ट है, जो घरेलू एक्सपोर्ट है, ये पीक पे होता है, लेकिन कोई कोई सीजन ऐसा भी होता है जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा पीक पर नहीं होता है, हमारे एयर कार्गो जो टर्मिनल्स हैं वो खाली पड़े रहते हैं। तो ऐसे समय को हमको भुनाना चाहिए। मतलब ये कि जो लीन सीजन है हमारे एक्सपोर्ट का, उस लीन सीजन में हमारे जो एयर टर्मिनल्स हैं, कार्गो टर्मिनल्स हैं, उसको हम अन्य देशों के लिए खोल सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे हमको क्या हो पाएगा, कुछ थोड़े बहुत रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भारत के द्वारा ख़त्म की गई, यह क्या थी, इसका प्रभाव बांग्लादेश के साथ साथ भारत पर क्या पड़ा, और इसको हटाने का क्या कारण था, और साथ ही हमने ये भी देखा कि आगे हम इस दिशा में क्या क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब जो ये दोनों क्वेश्चंस थे, इसका आंसर आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे और इसको टेलीग्राम पे हमको भेज पाएंगे। यदि इसमें कुछ और भी आपको लगता है कि हमको ऐड करना चाहिए था तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मेंस के लिए ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच।